मत्स्य और शंखासुर के संबंध में। जय भीम साथियों, कैसे हैं आप साथियों। जैसे कि आप जानते हैं, गुलामगिरी ऑडियो बुक पार्ट 1 हम लेकर के आए थे, जिसमें हमने बताया था आपको। आज साथियों, आज हम बात करेंगे मत्स्य और शंखासुर के संबंध में, गुलामगिरी ऑडियो बुक पार्ट 2। तो साथियों, उम्मीद करते वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया था कि धोंडी राव और ज्योति राव दो लोगों का आपसी संवाद है। तो चलिए शुरू करते हैं। धोंडी राव, इस देश में बटू वामन के पहले ईरान से आर्य लोगों के कुल कितने जत्थे आए होंगे। ज्योति राव, इस देश में आर्य लोगों के कई जत्थे जलमार्ग से आए। धोंडी राव, उनमें पहला अथवा या जत्था जलमार्ग से लड़ाकू नौका से आया या कैसे आया। ज्योति राव, लड़ाकू नौकाएं उस काल में नहीं थी, इसलिए वे जत्थे छोटी छोटी नौकाओं पर आए थे और वह नौकाएं मछलियों की तरह तेजी से पानी के ऊपर से चलती थी, इसलिए उस जत्थे के अधिकारी का उपनाम मत्स्य होगा। धोंडी राव, फिर ब्राह्मण इतिहासकारों ने भागवत आदि ग्रंथों में इस तरह लिखा है कि उस जत्थे का मुखिया मत्स्य से पैदा हुआ था। इसका क्या मतलब होगा। ज्योति राव, उसके बारे में तू ही सोच कि मनुष्य उनके इंद्रियों में, आहार में, निद्रा में, मैथुन में और पैदा होने की प्रक्रिया में कितना अंतर है। उसी प्रकार उनके मस्तिष्क में, बुद्धि में, कलेजे में, फेफड़े में और अंतड़ियों में, गर्भ पालन की जगह में और प्रसूति होने के मार्ग में कितना चमत्कारिक अंतर है। मनुष्य जमीन पर रहकर अपनी जिंदगी बसर करने वाला प्राणी है। वह जरा सी असावधानी से पानी में गिरने पर तैरना ना आए तो डूबकर मर जाता है, किंतु मछली हमेशा ही पानी में रहती है, लेकिन मछली को पानी से बाहर निकालकर जमीन पर रखते ही तिल मिलाकर मर जाती है। नारी स्वाभाविक रूप से एक समय में एक ही बच्चे को जन्म देती है, लेकिन मछली कई अंडे देती है। उसके कुछ दिनों बाद उन अंडों को फोड़कर उनमें से अपने सभी बच्चों को बाहर निकाला होगा और उस अंडे से उसने इस मत्स्य बालक को भी बाहर निकाला होगा। यदि यह कहा जाए तो उस मछली की जान पानी से बाहर जमीन पर कैसे बची होगी। शायद उसने पानी में उस अंडे को फोड़कर उस मत्स्य बालक को बाहर निकाला होगा। यदि यही कहा जाए तो उस मत्स्य मानव जैसे बालक की जान पानी में कैसे बची होगी। कोई आदमी इस तरह का संदेह उठा सकता है कि मनुष्यों में से किसी मंजे हुए गोताखोर के पानी के अंदर गहरी डुबकी लगाकर मत्स्य बालक जिस अंडे में था उस अंडे को पहचान कर उसने उसको जमीन पर लाया होगा। खैर, यह भी सच मान लीजिए, लेकिन बाद में किस चतुर मर्द ने मछली के उस अंडे को फोड़कर उसमें से उस मत्स्य बालक को बाहर निकाला होगा। यूरोप और अमेरिकी देश में काफी विकास हुआ है। वहाँ बड़े बड़े ख्याति प्राप्त विद्वान चिकित्सा शास्त्र में विशेषज्ञ हुए हैं, फिर भी उनमें से किसी एक ने अपनी छाती पर हाथ रखकर यह दावा नहीं किया कि मैं मछली के अंडे को फोड़ कर के उनमें से बच्चे को जिंदा बाहर निकाल दूंगा। खैर, वह अंडा पानी में है। इस तरह का महत्वपूर्ण संदेश किस अमर मछली ने पानी से बाहर आकर उस गोताखोर को बताया होगा। उस जलचर संदेश वाहक की भाषा में मानव को कैसे समझ में आई होगी। इस प्रकार की एक से अधिक शंकाओं का इतिहास और उन लेखों से सही समाधान होना बिल्कुल असंभव है, इम्पॉसिबल। इसलिए उसके बारे में यह अनुमान होता है कि बाद में कुछ मूर्ख लोगों ने मौका मिलते ही अपने प्राचीन ग्रंथों में इस तरह की काल्पनिक कथाओं को घुसेड़ दिया होगा। धोंडी राव, अच्छा, फिर सवाल यह आता है कि उस जत्थे का नायक अपने लोगों के साथ किस जगह पर आकर रुका होगा। ज्योति राव, पश्चिम के समुद्र को पार करते हुए वह एक बंदरगाह पर उतरा। धोंडी राव, उस बंदरगाह पर उतरने के बाद उसने क्या किया। ज्योति राव, उसने शंखासुर नाम के क्षेत्रपति को जान से मार डाला, उसके राज्य को छीन लिया। बाद में शंखासुर का वह राज्य मत्स्य के मरते समय तक आर्य लोगों के अधिकार में बगैर खतरे के रहा। मत्स्य के मरते ही शंखासुर के लोगों ने अपना राज्य वापस लेने के लिए उद्देश्य से मत्स्य के कबीले पर बड़ा ही खतरनाक हमला बोल दिया।
धोंडी राउत। बाद में इस खतरनाक हमले का क्या परिणाम हुआ? ज्योति राव। उस हमले में मत्स्य के कबीले की करारी हार हुई, इसलिए उसने युद्ध भूमि से ही भाग जाना बेहतर समझा और वह भाग निकला। बाद में शंखासुर के लोगों ने उसका पीछा करने की वजह से वह अंत में किसी पहाड़ी पर जाकर घने जंगल में छुप गया। उसी समय ईरान से आए आर्य लोगों का दूसरा एक बड़ा कबीला बंदरगाह पर आ पहुंचा। नाव कुछ बड़ी होने की वजह से वह पानी पर कछुए की तरह धीरे धीरे चल रही थी। इसी वजह से उस कबीले के मुखिया का उपनाम कच्छ हो गया। तो साथियों, इस कच्छ पर क्या कहानी है मैं फिर आऊँगा, अगली वीडियो में बताऊँगा और अगला पार्ट लेकर के आऊँगा। और ये है हमारा गुलामगिरी ऑडियो बुक पार्ट 2। साथियों, मैं इस पार्ट को लेकर के आया हूँ, एक पार्ट मैं दे चुका हूँ, आप उसको भी जा कर के देखिए। और ये है दूसरा पार्ट, आप देखेंगे वीडियो की लिस्ट में मिल जाएगा। कैसी लगी साथियों यह वीडियो? आई होप अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में साथियों। और आपको बता दूं कि इस कहानी में और यानी कि सभी जितनी भी कहानियां अभी तक आ रही हैं चैनल पर या साथियों की मदद से, तो साथियों इसमें हमारा बहुत ही सहयोगी है, बहुत ही साथी है, हमारा एक जिम्मेदार साथी है जो हमारी हर वक्त किसी भी टाइम पर मेरी मदद करता है। वो उसी की सहायता से ये हम वीडियो आप तक पहुंचा पा रहे हैं। जितने भी किसी महापुरुष की कहानी है तो उस भाई की बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, तभी हम ये कहानी आप तक पहुंचा रहे हैं। आई होप साथियों आपको वीडियो पसंद आनी चाहिए और उस भाई का नाम भी आप लोग जान लीजिए क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगेगा। उस भाई का नाम है आदरणीय नीतीश कुमार जी, जिन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा सहायता की है। मैं उसे बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ठीक है साथियों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय भीम, धन्यवाद।